भारत में जब सभी शक लोग जो आते हैं उनका आने का जो क्रम होगा सारे राजाओं का अलग अलग तरीके से होगा। इस अभी जो हम दुख देखेंगे कि जब भारत में जो खास करके जो भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहीं से सारे शक लोग आते हैं। शक लोग आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि वो 5 अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। यानी कि ये जो भारत का जो क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग जगह पर सभी जगह पर शक लोग ही शासन करते हैं। चूँकि शक में ही कई प्रकार के राजा थे, वो लोग अपने क्षेत्र से चूँकि वहाँ से एक तरह से देखा जाए तो वो अपने क्षेत्र से भगाए गए ही थे। अच्छा, ये भी देखो शक लोगों के साथ एक दिक्कत ये भी था कि चारागाह की समस्या थी। तो चारागाह की समस्या भी एक बहुत ही प्रमुख कारण था भारत में आने के लिए। तो जब लोग शक जब यहाँ पर आए तो 5 अलग अलग शाखा में विभक्त हो गए, जिससे कि कुछ शक जो थे वो अफ़गानिस्तान में ही रह गए। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ शक वो पंजाब में आके बस गए, शकों में से ही कुछ मथुरा में आके बस गए, कुछ महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में आके बस गए और कुछ मध्य भारत में बस गए। अब देखना इसी को पंजाब और मथुरा को जो एक करके जो लिखा जाता है, कई बार जो है कई सारी किताबों में इसी दोनों को लिखा जाता है उत्तरी क्षत्रप और इस दोनों को लिखा जाता है पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप एक्चुअली क्या है, ये क्षत्रप टाइटिल है। शक लोग जो है अपने नाम से पहले जो है क्षत्रप एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि राजाधिराज, महाराजाधिराज, कटी चक्रधारी, ये जो बड़े बड़े जो नाम होते हैं, जैसे विक्रमादित्य, ये भी अपने आप में क्या एक उपाधि है। तो शक लोग अपने जो उपाधि के पहले क्या लगाते थे, क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो भारत में चूँकि 5 शाखा में विभक्त तो होता है, तो एक शाखा तो हमारा वो अफ़गानिस्तान में ही शक लोग रह जाते हैं। अच्छा, भारत में जो 4 शाखा है उसमें जो उत्तरी क्षेत्र के जो हिस्सा है, जिसमें कि पंजाब और मथुरा यानी कि यूपी का जो एरिया है उसको हम लोग उत्तरी क्षत्रप कहते हैं। और जो भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का जो एरिया है, और जो मध्य भारत जो उज्जैन का क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी क्षत्रप। तो हम दोनों का देखेंगे अलग अलग शासन के बारे में, शासक के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसका तो कहानी ख़त्म है। पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंजाब की उस समय की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया था, शक लोगों ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। तक्षशिला वही जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद जो मथुरा है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो तक्षशिला के शक के बारे में थोड़ा समझते हैं। तक्षशिला में कई प्रकार के शक राजा आए थे। सबसे पहला जो शक राजा जो बताया जाता है भारत में वो कौन थे, माउस। इसी को कई बार जो है माओ लिखा रहता है। ये भारत में लगभग कब आया था, 20 BC से 22 AD के आसपास आते थे। और ये अपने आप को पता है क्या बोलते थे, राजाओं का महाराज बोलते थे। ये अपने आप मतलब ये उनकी उपाधि है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा देख लेना है। तो माउस अपने आप को क्या बोलते थे, ये कहते थे अपने आप को कि हम तो राजाओं के महाराज हैं। ये मतलब इससे पहले याद होगा कि कुछ जो कई सारे सातवाहन राजा के बारे में भी जो पढ़े थे वो भी अपने आप को क्या बोलते थे कि हम भी मतलब कि समंदर के देवता हैं, तीनों जो है तट का देवता है। वो भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें वो कहते थे, सातवाहनों भी, सातवाहन शासक भी कहते थे। उसी प्रकार से माउस कहते थे कि हम राजाओं का महाराज है। उसके बाद जो शासक आए उनका नाम है एजेज फर्स्ट। एजेज फर्स्ट वो कब आए थे, 5 BC से 30 AD के बीच। हालांकि इसके बाद और भी शासक है तो उनके बारे में हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी जरूरी था जो तक्षशिला में जो कई जो शासक हैं उनके बारे में सिर्फ पढ़ना। तो एजेज फर्स्ट वो कब आए थे, 5 BC में आए थे और ये 30 AD तक ये रहे थे। अच्छा, ये क्या किए थे, यूथेडेमस वंश का समाप्त किया था। यूथेडेमस वंश जो है पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो उसके अंतिम शासक हुए। यानी कि ये जो इंडो ग्रीक जो पढ़ रहे थे, इंडो ग्रीक का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इसी यूथेडेमस वंश का शासक था ना। उसको फिर हरा करके फिर ये एजेज कहाँ आ गया, भारत में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो अगला शासक है वो कौन है, एजेज लिसेस। क्या नाम है इसका, एजेज लिसेस। और ये कब आए थे, 28 AD में आए थे और ये 12 साल तक ये भी शासन किए थे। 28 से लेकर के 48 AD तक रहता है। और इन्हीं का जो पोता है एजेज सेकेंड, या ध्यान रखना अक्सर इतिहास में क्या होता है कि बेटा के बाद उसका नाम में जो होता है उसमें सेकेंड और थर्ड लगता है ना। यहाँ पर क्या है, ये इसका मतलब समझो कि ये इसके दादाजी है, इसका पोता था, समझे। अब देखो एजेलिस जो है ये इसका पोता कौन है, एजेज सेकेंड। और उसके बाद शासक कौन आया, गोर्डनो फर्ज। और ये पहला वंश जो इसके बाद आ जाएगा। शक के बाद कौन आएंगे, पहलव। वही पहलव आएंगे फिर इनको हराएंगे, फिर इनका शासन यहाँ पे यानी कि तक्षशिला में फिर इनका शासन यानी कि पंजाब के प्रांत में बाद में जो पहलव लोग आएंगे उसमें कौन आएंगे सबसे पहले,
गोंडोफर्ण आएंगे, ये कि पहले वंश के शासक थे। तो ये वाला हमारा तक्षशिला में जो भी शक शासक थे उसको हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मथुरा में जो शक लोग शासन जो करते थे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। मथुरा में देखो शुरुआत में क्या हुआ कि मथुरा में शासक शक लोग पहले बाद में गए, ध्यान देना। शक लोग जब यहाँ आए थे सबसे पहले वो मालवा का क्षेत्र में आए थे, जो गुजरात का जो क्षेत्र के आसपास जो मालवा का क्षेत्र है, सबसे पहले वहाँ आकर के हमला की। हमला करने के बाद ये जो विक्रमादित्य जो थे, ये उपाधि है, ध्यान देना, ये विक्रमादित्य क्या है? उपाधि। इतिहास में हमें ऐसे 14 विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, 14। उसी में से एक विक्रमादित्य का नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये मत समझना कि चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को तो कहते ही थे, लेकिन उनके अलावा कई और शासक थे, क्योंकि ये परंपरा तब से ही चल पड़ा। देखो अभी बताते हैं जैसे ये परंपरा कैसे स्टार्ट हुआ। ये जो वहाँ पे जो विक्रमादित्य की जो उपाधि जो राजा लेते हैं वो क्या करते हैं, वो शक लोगों को वहाँ से हरा के भगाते हैं, कस के पीटते हैं। अब पीट करके उसको भगाते हैं शक लोगों को। सोचो कि ये राजा, अच्छा एक बात और समझना कि उस समय मौर्य काल के बाद का जो समय था, मतलब कि लगभग अगर हम बात करते हैं 200 BC की बात करें, तो मौर्य काल के बाद वैसा कोई ताकतवर शासक बचा ही नहीं भारत के पास। अच्छा, शक लोग तो बहुत ताकतवर थे। अच्छा, तुम देखना कि उस समय कोई वैसा राजा नहीं मिलेगा। जब शक लोग हमला करते हैं, तुम देखना कि शकों को भारत पर जब आक्रमण करता है तो भारत के यहाँ के राजा लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद ये कमज़ोर थे, लड़ने की हैसियत रखते नहीं थे। शक लोग बहुत विद्रोही किस्म के थे, एकदम बर्बर थे। मतलब सीधा जो आते थे लोगों का गला एक तरफ से काटना शुरू कर दे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, मतलब किसी को नहीं पूछते थे, औरत तक को। मतलब कहते नहीं बर्बर टाइप का, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। एक फिल्म आया है, मतलब हॉलीवुड का एक पॉपुलर वेब सीरीज है, इसका नाम वाइकिंग्स, VIKINGS, कभी उसको देखना। बर्बर लोग कैसा होता है वो उसमें देखना तुम। उसमें जो रैगनर लॉथब्रुक का कहानी है वो दिखाता है कि जब दुनिया को वो जब खोजता है, दुनिया की खोज के क्रम में, क्योंकि वो रैगनर लॉथब्रुक पहले बहुत ही खानाबदोश टाइप का होता है, तो जैसे जैसे वो इंग्लैंड और जो सर्बिया बाकी सब क्षेत्र को, जैसे जैसे रसिया के क्षेत्र को जब वो पहली बार ढूंढा, तो उसको लगता था क्या कि सीधा एक ही काम करना, नए क्षेत्र को ढूंढो, उसको लूटो और वहाँ से पूरा लोगों की हत्याएँ करना पड़े तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पुराने शक लोगों को अगर देखना हो तो हॉलीवुड का ये वेब सीरीज जरूर देखना, वाइकिंग्स इस चीज़ को दिखाता है कि बर्बरता किस लेवल तक जा सकता है, ये दिखाता है वहाँ पे। तो शक लोग तो चूंकि बर्बर थे, लेकिन ये एकलौता ऐसा राजा था उज्जैन का जो कि उसका विरोध किया। और करने के बाद क्या हुआ, ये मालवा के क्षेत्र के से वहाँ से भगा करके इनको वहाँ से दूर भगा दिया गया, लेकिन ये वापस फिर कहाँ जाके सेट हो गए? मथुरा में जाकर के ये सेट हो गए। और वहीं पर जाकर के उनका जो शासक थे उनका नाम क्या है? राजुल, या फिर कई बार उसको राजउल भी कहते हैं। और इसी के बाद जो एक जो शासक था उसका नाम क्या है? सोडास, जो कि उस मथुरा के जो एरिया का अंतिम शासक कहलाता है। यानी कि शकों में सबसे अंतिम शासक इस एरिया में कौन था? सोडास। अभी इस एरिया जो तक्षशिला के एरिया में जो देखे पंजाब का जो क्षेत्र था, वहाँ पर कौन था? एजेस सेकंड, क्योंकि गोंडोफर्ण जब आ जाएगा तो पहले वंश का आ जाएगा, फिर उसको भी उसी तरह से जब बाद में सातवां लोग आएंगे भगाएंगे इसको। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। एक चीज़ जो खास इसके बारे में ये देख लें, जो ये जो राजा विक्रमादित्य के जो उपाधि लगाए थे, ये विक्रमादित्य के ही जो है, यानी कि जब शक लोगों को हराए थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में, जीत की खुशी में विक्रम संवत जो है चालू किए थे। और इसी विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं, क्योंकि मालवा के क्षेत्र के आसपास ये जो कैलेंडर का जो प्रणाली है वो शुरू हुआ था। और तब से ईस्वी जो है जो जोड़ा जा रहा है, कब से? यानी कि अगर हम देखा जाए तो अभी के ईस्वी को जब भी हम काउंट करेंगे, जैसे अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2021 चल रहा है, तो जब भी इसमें काउंट करेंगे तो 57 BC को साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 2078 होगा ना, 2078। तो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हिंदी महीने के हिसाब से हम लोगों का कौन सा टाइम चल रहा है? 2078। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि पहले के 57 साल को हम ऐड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से ईस्वी की शुरुआत कब से हो चुकी है? 57 BC। और ऐसे जो दुनिया में जो प्रमाणिक तौर पे जो चल रहा है ईस्वी, वो कब से? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वैसे तो जीरो के हिसाब से पूरा दुनिया मान ही रहा है, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए, चूँकि विक्रमादित्य के माध्यम से जब शक लोगों को हरा के भेजे थे, उसी समय ये जो है विक्रम संवत शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये वाला मैटर हमारा समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं नासिक के शक। ये जो नासिक का एरिया किस में आएगा? महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के एरिया में। यानी ये एक तरह से पश्चिमी क्षत्रप की बात कह रहे हैं, और ये किस क्षत्रप की था? उत्तरी क्षत्रप का था।
छत्रप समझ में आ रहा है ना? छत्रप का मतलब क्या होता है? उपाधि। शक जो राजा जो थे वो अपने नाम के पहले क्या लगाते थे? छत्रप। ठीक है, ये तो मतलब। अब नासिक में जो कई प्रकार के शक शासक हुए थे उसमें एक का नाम था भूमक, भूमक नाम था, और दूसरा का नाम क्या था? नहपान। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अपने आप को क्या बोलते थे? छत्रक ही कहते थे। नहपान जो शासक थे वो किस वंश के थे? क्षयरात वंश के थे। ये क्षयरात वंश जो पश्चिमोत्तर प्रांत में जो एक वंश का जो क्रम चलेगा, जो अभी जब हम जो बताए थे, उसी के तहत ये नहपान आया था। मतलब कि नहपान एक तरह जो शासक था वो इस वंश का शासक था वो। ठीक है, थे वो शक ही, लेकिन उस वंश का वो शासक कहलाता था। तो नहपान का जो टाइम था वो कब से कब तक रहा? 119 से लेकर के 124 AD। सोचो 5 साल मात्र शासन किया और इसी 5 साल में बहुत फेमस हो गया। ये बहुत ही ताकतवर शासक था। ये इतना मतलब कि ये ज़बरदस्त तरीके से ताकतवर था, ये किसी भी दूसरे शासक को समझता कुछ भी पूछता नहीं था, छिंद भिंद पूरा तरह से कर देता था। अच्छा, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मिन्नगर। कहाँ पे? मिन्नगर। वो मिन्नगर उसकी राजधानी हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, इनका साम्राज्य विस्तार का अंदाज़ा तुम लगाओ कि काठियावाड़, सोचो काठियावाड़ जो कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ और दक्षिणी गुजरात, यानी कि अगर हम छोटा सा कहीं पे अगर स्पेस मिला बता देते हैं, जैसे ये वाला मैप देख लो, ये वाला क्षेत्र जो काठियावाड़, फिर गुजरात का जो दक्षिणी एरिया था, उसके बाद पश्चिमी मालवा, मालवा का ये वाला क्षेत्र, उसके बाद उत्तरी कोंकण, उत्तरी कोंकण का ये वाला क्षेत्र हो गया होगा, उसके बाद पूना। ये सोचो इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये पूरा कैप्चर करके रखा था अकेले। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य को तभी वो अपने में समेटा होगा ना जब जो क्षेत्रीय राजा थे उसको हराए होंगे, सब छोटा टाइप का राजा को निपटाया होगा ही। अच्छा, अब देखो इन्होंने अपने सिक्कों पर अपने आप को क्या बोला? राजा। अपने आप को राजा नाम से संबोधित किया। ठीक है। और ये उस समय जो सिक्का चलाया था वो कौन सा सिक्का था? चांदी का सिक्का। तो नहपान के बारे में ये खास बात है क्योंकि ये इससे पहले किसी भी राजा का चित्र जो है सिक्कों पर नहीं दिखता था। ये खास बात है। राजा का चित्र किसी राजा का चित्र जो है कभी भी सिक्कों पर जल्दी पहले कभी नहीं देखोगे तुम कि किसी राजा का चित्र जो किसी सिक्के पर दिखता है, नहीं था पहले। क्योंकि बात यह है ना कि पहले नक्काशी कला भी तो इतना अच्छा नहीं था। अभी तुम पढ़ेंगे आगे चल के जो गांधार शैली शक लोगों की वजह से आया। अच्छा, पढ़ चुके ना गांधार शैली के बारे में? पहले पढ़े थे ना वो किन, सॉरी शक के टाइम में नहीं, वो तो पहले इंडो ग्रीक के टाइम में आ चुका था। हिंद यवन जो पढ़े थे उसमें आया था। लेकिन उसके बाद कला और भी बेहतर होते चला गया। तो सिक्का वगैरह ये जारी करते हैं और वो चांदी का सिक्का था। बाद में क्या हुआ, तुमको पहले जब सातवाहन शासक पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ये क्या करते हैं, अब सोचो कि नहपान कितना ताकतवर था, बहुत ताकतवर था। और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ये उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी इस एरिया में रहते थे, यहाँ पे ये लपेटा सबको। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या किया? नहपान को हराया और हराने के बाद सबसे पहले क्या किया? सिक्का बदला। बोला ये सिक्का नहीं चलेगा। अब इसका फोटो तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। इसके सिक्के का साइज को फिर सिक्के को क्या किया? दोबारा टकसाल में ले गया, उसको फिर गलाया और गला करके फिर नया सिक्का जारी किया। बोला कि पुराना कोई भी पहचान नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा इसके बाद मध्य भारत में हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉज करते हैं पहले वीडियो को, उसका इसके आगे मैं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं उसके बाद जो अगला जो शासक आते हैं वो किसका आता है? जो कादर्मक वंश के जो शासक थे उन सबसे पहले शासक कौन थे? चस्टन। तो अभी जो हमारा जो चौथा वाला जो पार्ट है उसके पढ़ रहे हैं, है ना? जो चौथा जो डायग्राम बना उसमें जो चौथा वाला पार्ट है। हाँ, तो कादर्मक वाला जो वंश था उसमें जो चस्टन थे वो एक पहले क्या थे? कुषाणों के समय में ये सामंत हुआ करते थे। ध्यान देना कि शकों के अलावा कुषाण भी लगभग आ चुके हैं, सिर्फ आने का क्रम शकों के बाद है, लेकिन वो भी वहाँ आकर के धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। ये बात वैसे ही है जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अंग्रेज के आने का क्रम बेशक तीसरा हो, लेकिन एक समय के बाद क्या होते हैं? सारे विदेशी यहाँ नज़र आते हैं। मतलब यहाँ पे डच लोग भी होते हैं और ये फ्रांसीसी भी रहते हैं, अंग्रेज भी रहते हैं। मतलब कई प्रकार के जो विदेशी थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे कि नहीं, एक साथ पैदल शासन चल रहा था, जिसमें कि कुषाण भी थे। ये जो चस्टन थे ये कुषाणों के यहाँ पर पहले क्या थे? सामंत हुआ करते थे। ठीक है। तो इन्हीं चस्टन का जो बेटा था उनका नाम क्या था? रुद्रदामन फर्स्ट। तो ये क्या किया, देखो अब ये कुषाणों के सामंत इनका फादर थे ना, ये समझ चुके थे कुषाणों की कमजोरी को, ये समझते थे। ये क्या कि रुद्रदामन
ये कुषाणों को पराजित कर दिया, हरा दिया, और क्या किया, सिंध का जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया। यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत का जो क्षेत्र था वो ये क्या किया, रुद्रदामन क्या किया। अभी इससे पहले नहपान पढ़े थे, नहपान के बाद अगर शकों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि कई बार तो नहपान के बाद क्या, हम नहपान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं किसको, रुद्रदामन। ये शकों में सबसे महत्वपूर्ण राजा है। एग्जाम में ज़्यादातर या तो उनके बारे में पूछा जाता है या तो इनके बारे में पूछा जाता है। ये क्या कि कुषाणों को हरा करके सिंध को कैप्चर कर लिया। समझो, कुषाण को भी हराना अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है। और ये इनको कहा जाता है सबसे शक्तिशाली शासक। इनके शक्तिशाली शासक का जो है वो वर्णन कहाँ पे मिलता है, जब इनके बारे में पढ़ेंगे, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें पूरा डिटेल में इनके बारे में दे रखा है। जब जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जब व्याख्या देखते हैं तो लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़े, मतलब एक शानदार किस्म के राजा थे। अब देखो ये क्या करते हैं, ये अपने टाइम में क्या कराते हैं। अब देखो अभी बताया ना कि ये जूनागढ़ अभिलेख जो है बनवाते हैं, इसी को हम लोग गिरनार का अभिलेख बोलते हैं, गिरनार अभिलेख। ये क्या करते हैं, सुदर्शन झील का जो है रिपेयरिंग कराते हैं। ध्यान देना, ये क्या कराते हैं, सुदर्शन झील का रिपेयरिंग कराते हैं। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किन्होंने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो उनका प्रांतपति था, जो गुजरात का उस समय का जो प्रांतपति था, ये प्रांतपति कहाँ का था, गुजरात। क्योंकि ये एरिया किसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो कादरमक वंश का जो शासन जो चल रहा है, जो शक लोग ही हैं, ये गुजरात की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पुष्यगुप्त वैश्य, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनका निर्माण किन के माध्यम से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य के वजह से ही जो है इनका निर्माण हो पाया। तो इस सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाता है, पुष्यगुप्त वैश्य। किन के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य। निश्चित रूप से सारा कंट्रोल किनका रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि ये तो राज्यपाल थे। राज्यपाल को जैसे जैसे ये बोले होंगे उस हिसाब से क्या किए होंगे, निर्माण कराएंगे। और मज़ेदार बात सुनो, अभी जो रुद्रदामन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये क्या किए, ये इसको मरम्मत कराते, रिपेयरिंग कराते हैं। रिपेयरिंग क्यों करवाया था, क्योंकि उसी सुदर्शन झील से सारे किसान लोगों को खेती होती थी, सिंचाई की व्यवस्था हो पाती थी। और सबसे जो खास बात, जो मज़ेदार बात ये है कि वो जो मरम्मत करा रहे थे, उस मरम्मत के लिए किसी और लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया। राज्य अपने खजाने से, ये अपने खजाने से इसको रिपेयरिंग करवाते हैं। इसी से पता चलता है कि ये थोड़ा सा लोक कल्याणकारी भी थे। हम हमेशा ये नहीं समझेंगे कि शक लोग सारे खराब ही थे। हाँ, ये मानते हैं कि थोड़ा सा थे उस तरह से, बर्बर थे, हम मानते हैं कि बर्बर थे वो, लेकिन कुछ शक शासक अच्छे भी थे, जिसमें से कि रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया वो किसने किया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो प्रांतपति थे गुजरात का चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसके जो सहायक नहर, चूँकि जो झील है तो झील के किनारे तो कई सारे सहायक नहर का भी होगा, क्योंकि इसी नहर के माध्यम से वो कहाँ जाएगा पानी, लोगों के मतलब कि खेतों में पानी जाएगा। तो जो सहायक नहर का निर्माण किसने करवाया था, तुसात्प ने करवाया था। किसने कराया था, तुसात्प जो कि एक यवन थे, वो अशोक के समय में वो सहायक नहर जो बनवाया गया था। ध्यान देना। और एक बात और बता देते हैं, रिपेयरिंग का काम ऐसा नहीं सिर्फ रुद्रदामन ही किए थे, रुद्रदामन से पहले अशोक भी अपने टाइम में रिपेयरिंग कराए थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका टाइम आएगा, अशोक का टाइम आएगा ना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक तो आएगा ना। तो अशोक भी अपने टाइम एक बार रिपेयरिंग करा चुके थे। उसके बाद दूसरा बार रिपेयरिंग कौन कराता है, रुद्रदामन फर्स्ट। ठीक है, तो ये अशोक के टाइम में जो तुसात्प था, ये क्या करता है, उस सहायक नहर का निर्माण कराता है। ठीक है, और जो कौन था, ये तुसात्प कौन था, गुजरात का प्रांतपति था। ठीक है, अच्छा, इस सुदर्शन झील के पास नहर के अलावा बांध भी तो बनाया गया था। तो बांध का निर्माण किसने कराया था, वो करवाया था, क्या नाम है इसका, सुविशाख। क्या नाम है इसका, सुविशाख, जो कि गुजरात का राज्यपाल था। किसके टाइम में, रुद्रदामन फर्स्ट के टाइम में। तो रुद्रदामन फर्स्ट के टाइम में क्या क्या काम होता है, ये तो खुद पहले रिपेयरिंग करेगा, किसी से पैसा वैसा कुछ नहीं लेता है भैया, अपने पैसे से जो है रिपेयरिंग करा देता है, ताकि लोगों को दिक्कत सिंचाई में ना हो। उसके अलावा इनके जो प्रांतपति थे, जो सुविशाख नाम है, ये बांध वगैरह भी बनवा देते हैं कि पानी का जो है डाइवर्सन मतलब सही से रहे, मतलब बांध टूटे नहीं। ठीक है, तो ये इनका पूरा काम था। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग सुदर्शन झील के बारे में जितना जानकारी चाहिए था उतना एग्जाम के लिए काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में क्या हम लोग को सबसे खास बात क्या है कि ये ऐसा अभिलेख है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, मतलब कि प्योर संस्कृत में लिखा गया। इसी से अंदाजा लगाओ कि संस्कृत भाषा के प्रति रुद्रदामन का क्या दृष्टिकोण था। उनको संस्कृत बहुत पसंद था, वो संस्कृत सीखना भी चाह रहे थे और काफ़ी हद तक सीखे भी। और वो क्या किया, संस्कृत भाषा में अब तक का सबसे लंबा अभिलेख किसको माना जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख। ठीक है,
पहले जितने भी सारे अभिलेख जो होते थे वो आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राकृत भाषा में होती थी। ठीक है, अब देखते हैं इसी कादरमक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रुद्र सिंह थर्ड। ये अंतिम शासक था और इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने इसकी हत्या करके इसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। यहाँ पर शक शासन का क्या हो गया? अंत हो जाता है। अंत किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने किया। और वो उसी खुशी में वो क्या किया? व्याघ्र शैली में चांदी का एक सिक्का जारी किया। पुराना जो सिक्का होगा उस सिक्का को ख़त्म कर दिया होगा, फिर ये नया सिक्का टकसाल में ढाला होगा, तो नए डिजाइन का ये चांदी का सिक्का बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं अंतिम जो वीडियो का जो सबसे अंतिम पार्ट है, शकों का पतन जो है वो किस वजह से होता है? अच्छा, किस किस क्षेत्र में होता है पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, वजह तो वही होगा, खुद शक कमज़ोर हो जाएंगे, क्षेत्रीय शासक कुछ मजबूत होंगे तो फिर उनका पराजय निश्चित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? जो विक्रमादित्य के बारे में जो पढ़े थे, जिस समय कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर हम क्या देखे थे? मालवा से उन लोगों को भगा के मथुरा भगाया गया था, तो वहाँ से शक को ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए, यानी अपने क्षेत्र मालवा को सुरक्षित कर लिए थे ये। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में अभी जस्ट हम पढ़े थे कि वो क्या किए थे? नहपान को हरा करके हमेशा के लिए मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद अभी जो हम लोग देखें कि पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया? कंप्लीटली रूप से अच्छे से शकों को किसने ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए? सबसे लास्ट में इसी रुद्र सिंह थर्ड को हटाया और यहाँ से उसके बाद गुप्ता पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोगों का